नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मेरा नाम है अंकित त्यागी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाने के बाद कार्रवाई की मांग करने वाले जो पहलवान हैं, जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, उनका विरोध जो है वो बदस्तूर जारी है। आज कुछ बड़ी खबरें आई थी कि देखिए विरोध खत्म हो रहा है, 3 जो मेन खिलाड़ी हैं वो जा रहे हैं, हट रहे हैं। उन सब खबरों के बीच में ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि विरोध जो है, जो 3 चेहरे बन गए हैं इस विरोध के, वो तीनों चेहरे अभी भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। आज इस सिलसिले में कुछ विरोधाभासी खबरें जरूर आई थी, जिनकी बाद में इन खिलाड़ियों ने हवा निकाल दी। दरअसल खिलाड़ियों में शामिल पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने रेलवे डिपार्टमेंट में जो इनको सरकारी नौकरी मिली हुई है, उसको ड्यूटी को ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद ये खबरें उड़ने लगी कि खिलाड़ियों का कोई समझौता शायद हो गया है। समझौते की ये खबरें क्यों उड़ी, इसका एक और कारण भी है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन इन खिलाड़ियों ने तुरंत इस बात का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि ना तो कोई पीछे हटा है, ना कोई पीछे हटेगा। उन्होंने ट्वीट किया कि रेलवे की ड्यूटी फिर ज्वाइन करने के बावजूद उनका आंदोलन जारी रहेगा। साक्षी मलिक ने ट्वीट करके कहा कि यह खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है, ना हटेगा। सत्याग्रह के तहत रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। कृपया कोई गलत खबर ना चलाएं। वहीं पहलवान बजरंग पूनिया ने भी ट्वीट करके लिखा कि आंदोलन वापस लेने की खबर कोरी अफवाह है। आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है। यह खबर हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही है। हम ना पीछे हटे हैं और ना ही हमने आंदोलन वापस लिया है। महिला पहलवानों की एफआईआर उठाने की खबर भी झूठी है। इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। दरअसल इस खबर को इतनी हवा क्यों और आज दी गई, क्योंकि बीते शनिवार देर रात को प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने गृह मंत्री अमित शाह से अचानक मुलाकात की। इस दौरान इन खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोपों को दोहराया और उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। इसके बाद खिलाड़ियों ने रेलवे की ड्यूटी ज्वाइन की तो उनके पीछे हटने की खबरें उड़ाई जाने लगी। यही बताया गया कि अमित शाह साहब ने उन्हें कह दिया है कि भैया सबके लिए कानून समान है, जैसा होता है इन्वेस्टिगेशन वैसे इन्वेस्टिगेशन पे थोड़ा भरोसा रखिए। जो खिलाड़ी इस बात का जिन्होंने खंडन किया, साक्षी मलिक ने इस सिलसिले में एक बयान भी जारी किया। वो जरा बयान आपको पहले सुना से बहुत जैसे फेक न्यूज़ चल रही है कि हमने जो है अपना प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया है या हम पीछे हट गए हैं, तो ये सब बहुत फेक है। क्योंकि जो ये अफवाहें उड़ रही हैं, ये हमारे प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने के लिए जो है ये फेक न्यूज़ बनाई जा रही हैं। हमारा जो ये आंदोलन है, सत्याग्रह है, जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम इसको लड़ते रहेंगे। तो किसी भी फेक न्यूज़ पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है सच्चाई की है और हमें इसको लड़ना है और जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम लड़ते रहेंगे। कुल मिला के जो सारी बात घूम फिर के अभी वहीं पर खड़ी हुई है। पहलवानों को लड़ाई में क्यों साथ देना पड़ रहा है औरों का? क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं। अमित शाह आए हैं तो क्या यह मान लिया जाए कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर से वो काम नहीं हो पा रहा था जो उन्हें करना चाहिए? गृह मंत्री को इसमें दखल देना पड़ रहा है। पहलवानों की मांग पर उनसे मिले, पर कम से कम मिले तो। और इतने दिनों से लगातार यही बात हो रही थी कि कुछ पहल क्यों नहीं हो रही। ये ऐसे तो है नहीं कि देश के दुश्मन हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर इन्होंने देश का मान बढ़ाया है, सही गलत कम से कम बैठ के इनके आंसू पोंछ के इनसे ये तो कहिए कि बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होगी। उस निष्पक्ष कार्रवाई के लिए अभी भी जंग, लड़ाई, प्रदर्शन, आंदोलन जारी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शुक्रवार शाम को उड़ीसा के बालासोर में रेल हादसे के सिलसिले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी। इस हादसे में 275 लोगों की मौत हुई और 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस हादसे में रेलवे पुलिस की शिकायत पर उड़ीसा जीआरपी ने एफआईआर दर्ज की है। क्या खास बात है इस एफआईआर में? इस एफआईआर में लापरवाही से मौत की धाराएं लगाई गई हैं।
दूसरों की जिंदगी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने की भी धाराएं हैं। एफआईआर के मुताबिक हादसे के लिए जिम्मेदार किसी रेल अधिकारी का नाम अब तक इसमें नहीं जोड़ा गया है। जांच में जिम्मेदार लोगों के नाम सामने आ पाएंगे। हादसे की जांच के लिए इस एफआईआर को सीबीआई को देने की बात कही गई है। जिम्मेदारी जो है सीबीआई को दे दी गई है। सीबीआई जो जांच करेगी उसमें उसके सामने कई बड़े सवाल होंगे। मसलन, क्या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम या जो पॉइंट मशीन से कुछ जानबूझ के छेड़छाड़ हुई है? क्या सिग्नलिंग में किसी खराबी से ट्रेन दुर्घटना हुई? रेल मंत्री के मुताबिक ट्रैक कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव से यह हादसा हुआ। रेल सेफ्टी एक्सपर्ट कहते हैं कि लॉक रूट में बदलाव नहीं हो सकता जब तक ट्रेन ना गुजर जाए। उनके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का खुद से फेल होना असंभव है। रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिग्नलिंग सिस्टम में छेड़छाड़ की आशंका जताई थी। रेल सेफ्टी एक्सपर्ट कहते हैं कि मौजूदा सिग्नलिंग सिस्टम ड्राइवर को ट्रैक की स्थिति नहीं बताता। इस बीच कमिश्नर रेलवे सेफ्टी इस दुर्घटना की जांच में जुटे हुए हैं। आज उन्होंने कोरोमंडलम एक्सप्रेस के दोनों घायल ट्रेन ड्राइवर जो हैं उनके बयान लिए। इंजन लोकोमोटिव ड्राइवर गुणनिधि मोहंती और उनके असिस्टेंट ड्राइवर हजारी जो बेहरा हैं वो एम्स भुवनेश्वर में भर्ती हैं। इस बीच जिस जगह बालासोर में यह दुर्घटना हुई वहां ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया। अब जो है अप लाइन और डाउन लाइन दोनों से ट्रेन आराम से गुजर पा रही है। उसका ट्रायल भी पूरा किया गया। इसके बाद आज सुबह से यहां ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई। कुछ मालगाड़ियों के अलावा यात्री ट्रेन भी यहां से गुजरी। वंदे भारत एक्सप्रेस भी आज इस रूट से गुजरी। ट्रैक की मरम्मत के काम में करीब 1000 लोगों को लगाया गया था, जिन्होंने दिन रात एक करके इन पटरियों को नए सिरे से दुरुस्त कर दिया है। ओवरहेड केबल की मरम्मत की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस पूरे दौर में खुद मौके पर मौजूद रहे। अप और डाउन लाइन के जो ट्रायल है उन्होंने खुद देखा। बहुत अच्छा काम किया सबने, पूरी टीम ने। सबको मन में बहुत दुख है जिन परिवारों के हो गए, लेकिन रूट कॉज तक जाएगी। जिसने भी किया है उसको सख्त से सख्त सजाएंगे। आप सबको पूरी बधाई कि जिस तरह से तेजी से आपने काम किया है, पूरी टीम को बोलिए। रेलवे मिनिस्टर जो कर रहे हैं वो उनकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग कर रहे हैं। अगर ये ना करते तो शायद सरकार की और उनकी और सवाल उनसे पूछे जाते। लेकिन सवाल जरूरी अभी भी यही है कि क्या इतनी सारी रेड फ्लैग्स जब थे, जब लोगों ने आपको पहले चेतावनी दी थी, उसके बाद भी क्या रेलवे को ये पूरा जो एक बात बार बार कही जा रही है कि इस पे सैबोटाज हो सकता है या किसी ने कोई षड्यंत्र हो सकता है, उससे पहले क्या खुद को भी देखना चाहिए? फरवरी में इसी साउथ वेस्टर्न रेलवे के एक उच्च अधिकारी ने कहा था कि ऐसा दुर्घटना हो सकती है। देश के अंदर पिछली जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें 4 में से 3 दुर्घटनाएं डिरेलमेंट से हो रही हैं। सीएजी की रिपोर्ट बहुत गंभीर सवाल सरकार पे, सेफ्टी पे और रेलवे के जो ट्रैक है उनकी मेंटेनेंस पे उठा रही है। क्या इन सवालों के जवाब मिलेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। 51 घंटे से लगातार पटरियां मेहनत करके पटरियां तो दुरुस्त कर ली गई, लेकिन उन परिवारों का क्या जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को हमेशा के लिए खो दिया? उनकी जो क्षति है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। देश भर में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो बालासोर रेल घटना के बाद वहां आए, जो भी अपने परिजनों को अभी भी ढूंढ रहे हैं। लाशों के ढेर में एक एक लाश को देखकर उसके चेहरे से अपने परिवार का जो भी सदस्य वहां पर था, जो अभी नहीं मिल पाया है, उसका मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्घटना स्थल से लेकर शवगृहों में और अस्पतालों में ऐसे लोग परेशान घूमते दिख रहे हैं, जिनको देखकर दिल बिल्कुल टूट जाता है। बालासोर से हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता की यह रिपोर्ट। इक्यावन घंटे की लगातार मेहनत के बाद रेलवे ने पटरियों को दुरुस्त कर लिया है और उड़ीसा के बालासोर में महानागा बाजार पर रेल सेवा शुरू हो गई है। लेकिन लोग अब भी
हादसे की जगह से लेकर मुर्दा घरों और अस्पतालों में अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं। पटरियों पर ट्रेनें लौट आई हैं। बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन पर अब ट्रेनें चल पड़ी हैं। लेकिन मोहम्मद सरफराज के लिए त्रासदी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने अपनी बीवी के अंतिम संस्कार करने के बाद अब अपनी बेटी की तलाश में जुटे हुए हैं। अपनी पत्नी का शव पहचानने के लिए उन्हें मुर्दा घर में 150 शवों को देखना पड़ा, लेकिन बेटी अब तक नहीं दिखी है। कलेक्टर से मुलाकात के बाद उनमें कुछ उम्मीद जगी है। स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। जितने हैं बस इधर उधर हो गए, कुछ परेशान है, लेकिन सबको जो है सबका बात बुझे जाता है यहाँ पर। उनका अभी तो उनकी वाइफ का तो मिल गया है, उनकी वाइफ का वो दफन उफन कर दिए हैं। अब बेटी को खोज रहे हैं। अब बेटी अब है दुनिया में या नहीं है उसको कंफर्म भी हुआ नहीं। अभी उसके लिए भुवनेश्वर जा रहे हैं हम लोग। सरफराज हर कुछ मिनटों में रो पड़ते हैं, बताते हुए कि उन पर क्या बीत रही है। कलेक्टर से मिलने के बाद उन्हें अब भुवनेश्वर लौटना है। स्टेट गवर्नमेंट का मैंने जैसे बोला कि हमारा सेंट्रल कंट्रोल रूम भी है और बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रूम भी है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ द डेड बॉडी आप ये दोनों कंट्रोल रूम में कांटेक्ट कर सकते हो। दोनों कंट्रोल रूम में आपको मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगा। 48 साल के हेलाराम मालिक के लिए तो जैसे चमत्कार हुआ है। 23 साल का बेटा बुरी तरह घायल था, लेकिन जबरदस्त क्षतिग्रस्त कोच से निकलकर वो पटरी पर चला आया। वहां बेहोश हो गया। बचाने वालों ने सोचा कि उसकी मौत हो चुकी है और उसे ट्रक पर मृतकों के साथ डाल दिया, लेकिन फिर उसे होश आया और उसने बताया कि वो जिंदा है। যখন ট্রেন দুর্ঘটনা হয় আমি তো জানতে পারি না। मुझे नहीं पता कि एक्सीडेंट कब हुआ। जब मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया मुझे तब पता चला। एक्सीडेंट के बाद वो ट्रेन से बाहर आया। वो घायल था। उसने बाहर आकर मुझे फ़ोन किया। जिस कोच में वो था उसे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस बीच भुवनेश्वर के मुर्दा घर में फिक्रमंद रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है। यहीं ज्यादातर शव रखे गए। नहीं मिला सर, कल से दिया हुआ है, कल नहीं ले पाए, आज ले रहे हैं। अच्छा, तो अभी नहीं दे रहे हैं, क्या लेट हो रहा है। मतलब डेड बॉडी तो मिल गया? हाँ, डेड बॉडी मिल गया लेकिन नहीं लिए हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? उड़ीसा मयूरभंज। मिला कि नहीं मिला? नहीं हम तो ये नई सिरे तक कर आया था, अभी यहाँ तक बॉडी रखेंगे और ले गए। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? हाँ? पश्चिम मेदिनीपुर। कौन था आपके? मेरा भाई का लड़का, दादा का लड़का। अच्छा, तो मिला कि नहीं मिला? मिल गया। इस क्षेत्र में रेल यातायात शुरू होने के बाद प्रशासन का ध्यान अब इस बात पर है कि जिन मृतक का शव मोर्चरी में है उनका पहचान तय कर उनके परिवारों को उनका शव सौंप दिया जाए। साथ साथ सबकी ध्यान सीबीआई द्वारा किए जा रहे जांच पर भी है, जिससे ये पता किया जा रहा है कि ये दुर्घटना के पीछे क्या कारण है। भुवनेश्वर में मनीष कुमार के साथ बहागना बाजार बालासोर में कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। अभी भी बताया जा रहा है करीब 100 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनके परिवार वाले मिसिंग हैं या उनके शवों की 100 से ज्यादा ऊपर शव ऐसे हैं जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई। बालासोर हादसे के बाद विपक्ष लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने पूछा कि रेलवे के 3 लाख पद खाली क्यों हैं? बीते 9 साल में इन पदों को भरा क्यों नहीं गया? सिर्फ ऊपरी बदलाव से रेलवे की सेहत नहीं सुधारी जा सकती। पुरानी चेतावनियों को नजरअंदाज क्यों किया गया? और उनका यह भी कहना है कि यह दुर्घटना सबकी आंखें खोलने वाली है। उन्होंने रेल मंत्री की ओर से घटना की जो सीबीआई जांच कराने की बात कही, उस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सीबीआई जांच के आदेश के बाद कहा कि लोग सच्चाई जानना चाहते हैं, यह समय सच दबाने का नहीं है। ममता बनर्जी इस मामले में लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। ममता बनर्जी का अपना दार्जिलिंग दौरा रद्द कर मंगलवार को फिर कटक और भुवनेश्वर के दौरे पर जा रही हैं। वहां वो बंगाल के घायल लोगों की सेहत का जायजा लेंगी। बुधवार को वो हादसे में पीड़ितों को मुआवजा और नौकरी देने के पत्र भी बांटेंगी। उधर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने रेल दुर्घटना को लेकर सरकार की आलोचना पर विपक्षी नेताओं को जवाब दिया।
पीएम साहब गए, 3 केंद्र के मंत्री वहां रहे और विद इन 51 आवर्स सिर्फ लाइंस रिस्टोर नहीं हुई, जो भी था इंजर्ड सब, एवरीवन हैज एन अटेंडेंट, सबके लिए व्यवस्था की गई। तो देखिए बहुत दुख की बात है कि इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट करनी, वो जिसके बात के जिसको कह रहे हैं, जिसका इस्तीफा मांग रहे हो, 36 घंटे से वहां अपने पैरों पे खड़े हैं, वहां से निकले नहीं है। भाई साहब ये कोई बात करने वाली है? चलिए अब बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की। वैसे तो ये बात रोज ही होनी चाहिए, सिर्फ एक दिन रस्म अदायगी भर नहीं होनी चाहिए, लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस के नाम पर कुछ तो बात हमें करनी ही चाहिए। इस मौके पर हम भी आपको कुछ ऐसी चिंताएं जो हैं उससे वाकिफ करा रहे हैं जो दुनिया के सामने एक बड़ा संकट बन के खड़ी हुई है, जिनके हर पहलू पर जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ पूरे दुनिया को मिलकर करना होगा। इन संकटों में एक एक करके कुछ बातें की जानी चाहिए। जीवाश्म ईंधनों की ग्लोबल वार्मिंग। एक अनुसंधान के मुताबिक मई 2023 तक दुनिया का तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले के मुकाबले 1.15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, गैस, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी वगैरह के जलने से जो गैसें निकल रही हैं, उससे धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इसका सीधा असर मौसम पर पड़ रहा है। नतीजा दुनिया भर में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जिनको कहा जाता है, जैसे चक्रवाती तूफान, बहुत सीमित जगह पर बहुत ज्यादा बारिश होना, जंगलों में आग लगना, ध्रुवों और हिमालय पर जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिसकी वजह से ये समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ा रही है। पहली बार अंटार्कटिक में हीट वेव दिखाई पड़ी, जहां तापमान 20 डिग्री से ऊपर चला गया। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं, धरती जितना झेल सकती थी उससे हम कहीं आगे निकल चुके हैं। भारत में मॉनसून इस बार समय पर नहीं आया है। यह सब कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है। अब दूसरी बात करते हैं खराब नीतियों की। दुनिया में विकास के नाम पर जो अंधी दौड़ लगी हुई है, उसने उन सभी गतिविधियों को बढ़ाया है जिनके कारण पर्यावरण सीधे तौर पर प्रभावित होता है। जहां जो बाजार ही सब कुछ तय करने की, अब उसमें सबसे ज्यादा ताकत है, बाजार सब कुछ तय करता है, वहां पर्यावरण उसके सबसे बुरी मार झेल रहा है। सरकार की नीतियां पर्यावरण को बढ़ाने के नाम पर रस्म अदायगी भर रह जाती हैं। ग्रीन हाउस गैस में कटौती के नाम पर ग्रीन जो जमीन है उस पर तेजी से जो काम होना चाहिए, नाम और इस पर चर्चाएं बहुत हो रही हैं, पर जो काम जमीन पर दिखना चाहिए, होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। पेरिस समझौते में तय हुआ था कि दुनिया के देश को ग्रीन हाउस गैसों में जो कमी लानी है 2100 यानी कि वर्ष 2100 तक धरती का तापमान औद्योगिक क्रांति से ठीक पहले के मुकाबले से 2 डिग्री से ज्यादा किसी भी हाल में नहीं बढ़ने दिया जाएगा, और बेहतर हो कि इसको 1.5 डिग्री के आसपास सीमित रखा जाए। लेकिन अभी भी हम आज की अगर बात करें तो 1.15 डिग्री तापमान बढ़ चुका है। इस काम में दुनिया के विकसित देश अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहे हैं और विकासशील और गरीब देशों के साथ इस पर अन्याय हो रहा है। खाद्य बर्बादी। दुनिया में 1/3 जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो बर्बाद हो रही हैं। हर साल करीब 1.3 अरब टन खाना बर्बाद हो जाता है, जिसमें 3 अरब लोगों को खाना खिलाया जा सकता है। खाने की बर्बादी हर साल ग्रीन हाउस जैसी 1/3 जो उत्सर्जन के जिम्मेदार होती हैं। विकासशील देशों में 40% खाने का जो खानन फसल है उसकी कटाई के बाद और प्रोसेसिंग के दौरान बर्बाद हो जाती है। तो विकसित देशों में 40% खाना खुदरा और जो ग्राहक के स्तर पर है वहां बर्बाद होता है। कितनी हैरानी की बात है कि अमेरिका में 50% से ज्यादा फसल तो सिर्फ इसलिए बर्बाद होती है क्योंकि उसे इतना खराब माना जाता है कि ग्राहकों को बेचा ना जा सके। इसमें 6 करोड़ टन फल
और सब्जियां शामिल हैं। जैव और विविधता का नुकसान। पिछले 50 सालों में जो बदलाव हुए हैं उनमें धरती के वन्य जीव की तादाद औसतन 68% कम हो गई है। लैंड यूज में बदलाव, जंगलों को काटकर खेती के लिए तैयार करना, बड़े बड़े बांधों के बनाने, अनुसंधान, अंधाधुंध शहरीकरण की वजह से यह सब हो रहा है। धरती पर छठी सामूहिक विलुप्त जो हमारी दौर में हो रही है, धरती पर रहने वाले जानवरों की 500 से ज्यादा प्रजातियां अगले 20 सालों में लुप्त हो जाएंगी और यह दर अब और तेजी से बढ़ रही है। बीते 100 सालों में इतनी प्रजातियां पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं। धरती के लिए इंसान सबसे खतरनाक साबित हो रहे हैं। प्लास्टिक का प्रदूषण पर भी बात करते हैं। 1950 में दुनिया में हर साल 20 लाख टन प्लास्टिक पैदा होता था। 2015 तक यह 41 करोड़ टन, 20 लाख टन से देखिए 41 करोड़ टन प्लास्टिक पैदा होने लगा। ऐसा कोई नहीं है जिस पर इसका असर ना पड़ रहा हो। हमारी जमीन, हमारी नदियां, समुद्र, पहाड़ सब जहरीले हो रहे हैं। अब माइक्रो प्लास्टिक्स को इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो वो और भी खतरनाक हो जाता है। हमारे खाने पीने में हर सामान में माइक्रो प्लास्टिक्स घुला हुआ है और खाने के साथ हमारे शरीर में पहुंच रहा है, हमारी धमनियों में दौड़ रहा है। ये बहुत खतरनाक हालात है। दुनिया का 91% प्लास्टिक जो है वो आप खुद पैदा किया हुआ है, तो कभी रिसाइकिल हुआ ही नहीं है। जो अब तक 91% प्लास्टिक है वो रिसाइकिल हुआ ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही पड़ा हुआ है। भले ही उसे कितना भी नजरअंदाज किया जाए, उसका जो नतीजा है वो हमें ही झेलना पड़ रहा है। जंगलों को काटना एक बहुत बड़ी समस्या है। हर घंटे दुनिया में 300 फुटबॉल के मैदानों के बराबर जंगल काटे जा रहे हैं। अगर वही स्थिति रही तो 2030 तक धरती पर जंगल, मौजूदा जंगलों का बस 10% ही रह जाएगा। उनकी गुणवत्ता वो नहीं रहेगी। घने जंगल और भी कम होते जाएंगे। इस रफ्तार से तो 100 सालों में सभी जंगल खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें अभी सचेत रहना होगा। अभी भी जागे तो भी शायद बच जाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वनों अमेज़न में जो जंगल हैं वहां पर एक जबरदस्त खतरा है। वहां भयानक तेजी से जंगल काटे जा रहे हैं। दुनिया में हर साल 1 करोड़ हेक्टेयर का इलाका जो है वहां से पेड़ काटे जा रहे हैं ताकि खेती हो सके, मवेशियों को चराने की जगह मिल सके। कृषि के लिए जंगल सबसे ज्यादा तेजी से काटे जा रहे हैं। वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ा खतरा है। हवा में जहर घुला हुआ है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक हर साल दुनिया में करीब 70 लाख लोग वायु प्रदूषण की वजह से दम तोड़ देते हैं। दुनिया में जो इस वक्त की दर है वो आप ये मान लीजिए कि 10 में से 9 लोग ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जिसको भारी प्रदूषित हवा कहा जा सकता है। उद्योगों और वाहनों के निकलने वाले धुआं, बायोमास के जलने से निकलने वाली गैसें, ये सब हमारे आसपास संकट पैदा कर रही हैं। वायु प्रदूषण कैसे हमारे लिए संकट पैदा कर रहा है बता रहे हैं सेंटर फॉर साइंस और एनवायरनमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता रॉय चौधरी। दिल्ली जैसे शहरों में आज वहां पे प्रदूषण घट तो रहा है और हमें ये भी दिख रहा है कि पिछले 5-6 सालों में 25% से भी ज्यादा प्रदूषण घटा। पर ये घटने के बावजूद भी आज इस शहर में हमें ऑलमोस्ट 60% तक और भी प्रदूषण को कम करना होगा अगर हमें जो साफ हवा के लिए जो मानक बनाए गए हैं उसको हम मीट कर सके। और ये बहुत बड़ा एक जो एक लेसन है बाकी शहरों के लिए कि प्रदूषण खत्म करना इतनी आसान नहीं है। हमें लगातार साल भर हमें योजना चलानी पड़ेगी ताकि हर सोर्सेस से हमें प्रदूषण को हम कम कर सके। अब जैसे देखिए कि अब क्या हमें करना चाहिए। एक तरफ हमें जिसे हम कहते हैं एनर्जी ट्रांजिशन, साफ ईंधन को
हमें हर सेक्टर में लाना है। जैसे इंडस्ट्री में, पावर में जो एनर्जी जनरेशन हो रहा है, जो डोमेस्टिक फ्यूल है, गाड़ियों में तो आज हम जीरो एमिशन और इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं और इसको एक बहुत बड़े स्केल में हमें इम्प्लीमेंट करना है। दूसरी है मोबिलिटी ट्रांजिशन, जो हमारी जो यातायात के जो साधन है, अगर निजी गाड़ियों में हमारी निर्भरता बढ़ती जाए तो उससे जो प्रदूषण होगा उसको रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसीलिए हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वॉकिंग, जो पैदल यात्रियों के लिए सुविधा, साइकिल यात्रियों के लिए जो सुविधाएं हैं, इसको हम बढ़ाएं और शहरों में लो एमिशन जोन्स बनाएं ताकि वहां पे जो प्रदूषण फैलाने वाले गाड़ियां होती हैं उनको हम अंदर आने ना दें, पूरी पेडेस्ट्रियनाइज करें, जीरो एमिशन करें। और जो तीसरा, जहाँ पे हमें और भी बहुत जोर से काम करना होगा, वो है जो वेस्ट जो आज हमारे शहरों में आ रहा है, जो म्यूनिसिपल वेस्ट है, जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन से जो वेस्ट है, इसको हम किस तरीके से जो वेस्ट है उसको वेस्ट ना मान के उसको हम फिर से रिसोर्स बना के वापस लाएं। जो हम रीयूज, रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं, तो उससे ये जो कचरा जलाना या कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन से जो वेस्ट निकलता है उसको जो हम हर जगह फेंकते हैं उसको बंद करना, ये हमें बहुत बड़े स्केल में इसकी हमें इम्प्लीमेंटेशन हमें करना है। अब बात करते हैं ध्रुवों और हिमालय की पिघलती बर्फ की। गर्म हो रही है दुनिया और हमारे ध्रुवों की तेजी से जो बर्फ है उसके पिघलने का कारण बन रही है। नतीजा समुद्र का जल स्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है। समुद्र का जल स्तर हर साल औसतन 3.2 मिलीमीटर ऊपर उठ रहा है। इस रफ्तार से सदी के अंत तक समुद्र का जल स्तर जो है करीब 70 सेंटीमीटर के आसपास बढ़ चुका होगा। दुनिया के कई द्वीप और उन पर बसे देश पानी में समा चुके होंगे। दुनिया के ऐसे छोटे देशों की आवाज जिसे कोई ठीक से नहीं सुन रहा, समुद्र के बढ़ते स्तर से इतना तटीय इलाका इस सदी के अंत तक डूब चुका होगा जिसमें करीब 40 से 50 करोड़ लोग रहते हैं। उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना होगा। नतीजा, कुछ इलाकों में जनसंख्या का दबाव फिर से बढ़ेगा। यह एक और शरणार्थी संकट पैदा करेगा। हमारे आसपास ऐसे ही एक संकट हिमालय इलाकों में देखने को मिल रहा है। विकास की अंधाधुंध होड़ और जन दबाव जो है कैसे हिमालय इलाकों में चुनौती बन के सामने आ रही है, बता रहे हैं जाने माने जियोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन जुयाल। मैं इस वक्त उत्तराखंड के मध्य हिमालय के एक छोटे से गांव में हूं। आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है। हम सब क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंतित हैं। हिमालय में इसकी चिंता और भी ज़्यादा व्यापक है। कारण यह है कि पिछले 1 आध दशकों से हिमालय में क्लाइमेट चेंज के कारण काफ़ी त्रासदियाँ हुई हैं। उदाहरण की तरह से अगर दूं आपको तो 2013 की त्रासदी और 2013 में केदारनाथ की त्रासदी और 2021 की ऋषि गंगा की त्रासदी और अन्य काफ़ी छोटी मोटी त्रासदियाँ होती रही हैं। क्या क्लाइमेट चेंज को हम सीधा इम्प्लीकेट करेंगे इन त्रासदियों में, या हम ये भी या इसमें ये भी सवाल खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं हमारी नासमझी इन नदियों को लेकर के, इन ढलानों को लेकर के, इन जंगलों को लेकर के रही होगी। उदाहरण के तौर पर अगर 2021 की मैं बात करता हूँ ऋषि गंगा की त्रासदी की, अगर वहाँ पे बैराजेस नहीं होते तो मौतें नहीं होती। कारण ये है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इनकी हमारी जो नदियाँ हैं वो सिर्फ पानी और एनर्जी कैरी करती है। ये सही नहीं है। इसके साथ साथ ये काफ़ी सारा मलबा कैरी करती है और ख़ास करके वो क्षेत्र जिसको हम पैराग्लेशियल जोन बोलते हैं, जो 2500 मीटर के ऊपर के क्षेत्र हैं, उस इलाके में तो हमें और भी संवेदनशील होने की आवश्यकता है क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए। और सबसे बड़ी त्रासदी और सबसे एक नई त्रासदी जो जन्म ले रही है पहाड़ों में, वो है हमारी बसाहतें। बसाहतों को जो फैल रही हैं बिना सोचे समझे, ज़मीन की धारक क्षमता का बिना मूल्यांकन किए हुए, उसके कारण जो नुकसान हम देख रहे हैं उसका ज्वलंत उदाहरण हमारे पास में जोशीमठ है। उसी तरह से हमारे धार्मिक क्षेत्र हैं, चाहे वो केदारनाथ का क्षेत्र हो, चाहे वो बद्रीनाथ का क्षेत्र हो, ये क्लोज एंडेड वैलीज़ हैं। इन वैलीज़ को हमें बहुत ही शालीनता के साथ और बड़ी संवेदनशील
संवेदनशीलता के साथ क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मानव जनित दबाव को समझने की आवश्यकता है। अगर हम आज ये नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। चलिए अपने समुद्रों की बात करते हैं। हमारे समुद्र धरती के वातावरण में छोड़े जा रहे कार्बन डाइऑक्साइड का करीब 30% सूखते हैं, लेकिन हम समुद्र की इस क्षमता से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ रहे हैं। चाहे इसकी वजह से मानवीय गतिविधियां हो या जंगलों के जलने की घटनाएं, नतीजा यह है कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वापस समुद्र में जा रहा है। इससे समुद्र का पानी ज्यादा एसिडिक हो रहा है। इसका असर समुद्र के जो जीव जंतु हैं और जलीय वनस्पति हैं उन पर पड़ रहा है। कोरल रीफ घट रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि इससे 2050 तक दुनिया के कोरल रीफ विलुप्त ना हो जाएं। अगला जो विषय है जिस पर आज के दिन बात करनी जरूरी है वो है खेती का। एक और खेती के लिए जंगल कट रहे हैं। इनमें ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही हैं। दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का करीब 30% मवेशियों और मत्स्य पालन की वजह से होता है। फसलों का जो उत्पादन भी ग्रीन हाउस गैसों के कारण से बढ़ता है। दुनिया में खेती के इलाके का 60% मवेशियों को पालने के लिए इस्तेमाल होता है। खेती ना सिर्फ काफी जमीन लेती है बल्कि उसके लिए पानी भी भारी मात्रा में चाहिए होता है। पानी का भी संकट है दुनिया में, एक बहुत बड़ा संकट। ऐसे में जरूरी है कि खेती जो है इस तरीके से की जाए कि वो कम से कम ग्रीन हाउस उत्सर्जन करे और पानी की खपत को कम करे। उसकी बर्बादी तो बिल्कुल ना हो। खेती के लिए हमने धरती के अंदर का पानी तो पूरी तरह से खींच ही लिया है। उपजाऊ मिट्टी में कटाव भी एक बड़ी समस्या है। दुनिया में हर साल करीब 70 टन के आसपास टॉप जो सॉइल होती है, यानी कि जो बिल्कुल ऊपर की लेयर होती है सॉइल की, मिट्टी की, जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो खत्म हो रही है। धरती जिस रफ्तार से उपजाऊ मिट्टी को तैयार कर सकती है उससे 100 गुना रफ्तार से मिट्टी जो है वो कट रही है। धरती की सबसे ऊपरी परत को खत्म होना हमारे पर्यावरण संकट का एक बहुत बड़ा पहलू है। इसके लिए खेती, हमारे तरीके, बढ़ता तापमान, बेमौसम बारिश सब मिलजुल कर जिम्मेदार है। हमारी नदियां भी हमारी ऐसी ही मनमानी का शिकार हो रही हैं। जाने माने पर्यावरणविद हिमांशु ठक्कर हमारी नदियों के संकट के बारे में बता रहे हैं। नदियों के बारे में जब बात होती है तो जो नदियों के सामने खतरे गिनाए जाते हैं उसमें सबसे ऊपर शायद प्रदूषण होता है। कई तरीके से प्रदूषण होता है। बड़े बांध, हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स, डाइवर्जन्स, बहुत सारा डंपिंग होता है, एनक्रोचमेंट होता है, सैंड माइनिंग बेतहाशा तरीके से हो रहा है, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जिसमें ब्रिज हो, कैनाल हो, एक्वाडक्ट हो, साइफन्स हो। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के नाम के आजकल बहुत सारी नदियों से छेड़छाड़ हो रही है। नेविगेशन के नाम पे भी बहुत नदियों पे असर हो रही है। इन्वेजिव स्पीसीज जब आती है, वो मछली की हो या वनस्पति की, ऐसे बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी लॉस है, समाज से कटाव है, धर्म से कटाव है, और ये कुछ ऐसे हैं, ड्रेनेज बहुत कम हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है नदी के संबंध में। लेकिन शायद सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो गवर्नेंस है उसने कह दिया है कि नदी की देखभाल रखना हमारा काम है, वो हम करेंगे। उसमें समाज को कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वो खुद का माइंडसेट ऐसा है कि उनके लिए नदी की कोई वैल्यू नहीं है। रिवर्स आर टोटली एक्सपेंडेबल। नदी खत्म हो जाए, सबसे इम्पोर्टेंट है उनके लिए जीडीपी ग्रोथ। और जीडीपी ग्रोथ और डेवलपमेंट के नाम पे जो नदी खत्म हो जाए तो उनको कुछ, ये आप कई तरीके से देखते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में देखेंगे तो नदियों की वैल्यू 0 है। तो मुझे लगता है ये जो माइंडसेट है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है देश में आज जो नदियों की स्वास्थ्य के बारे में समाज को रिपोर्ट करे
देश को रिपोर्ट करे कि हमारी नदियों की ये स्थिति है। ये उस देश में है जहां पर नदियों की पूजा होती है। और क्लाइमेट चेंज दोनों एक खतरा भी है, उसकी वजह से नदियों पे असर भी हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरी है कि हम नदी को बचाएं, और नदी को बचाएंगे तभी हम क्लाइमेट चेंज से जूझ पाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि क्योंकि पर्यावरण दिवस है तो आपको खामखा में डराए जा रहे हैं, पर डरना जरूरी है। हम सब के लिए डरना बहुत जरूरी है, शायद तभी हम इस पर कुछ कार्रवाई कर पाएंगे। छोटा सा एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर से आपको बताऊंगा कि इन सब चीजों का जो असर हम बात कर रहे थे ना, वो आज हमारे जीवन पे कैसे पड़ रहा है। हमारा मॉनसून का जो इंतजार है वो लंबा हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद। मॉनसून का इंतजार कुछ और लंबा हो गया है। जो मौसम विभाग है उसके मुताबिक मॉनसून फिलहाल अरब सागर में ठहरा हुआ है। उसने केरल के तट को अभी तक पार नहीं किया है। इससे पहले 4 जून को जो मॉनसून के केरल में पहुंचने का अनुमान था, वो अब थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अरब सागर में पिछले 24 घंटे में बने इस चक्रवात की वजह से इस साल मॉनसून केरल में कुछ देर से दस्तक देगा। अमूमन मॉनसून 1 जून के आसपास केरल तट से टकराता है। 26 मई को मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि इस साल 4 जून को आएगा, लेकिन उसकी हवाओं की रफ्तार अब मध्यम हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दक्षिण पूर्व अरेबियन सी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है और इसकी वजह से जो केरल तट के आसपास बादल थे वो फिलहाल घट गए हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक जब इस पूरे क्षेत्र से साइक्लोनिक सर्कुलेशन हट जाएगा, उसके बाद ही केरल तट से मॉनसून के टकराने की संभावना बढ़ेगी। जिस समय हम मॉनसून एक्सपेक्ट करते हैं 1 जून जनरली, और इस साल जैसे 4 जून बताए करीब इसी टाइम बना है, तो ये तो मॉनसून फ्लो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब किया है। तो जिसके चलते आप देखेंगे कि बारिश काफ़ी कम चल रहा है आपका केरल में, तो जिसके चलते हमारा एक बहुत स्ट्रिक्ट थ्रेशोल्ड है आपका मॉनसून डिक्लेयर करने का, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने अपने असेसमेंट रिपोर्ट में कहा है कि केरल तट के आसपास जो है वो बादल घट गए हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से, तो कुछ देरी हो सकती है मॉनसून के। जी ज़रूर हो सकती है। आपका पूरा फ्लो ये सर्कुलेशन खा रहा है, तो डिले होगा, मतलब थोड़ा सा तो डिले होगा। जैसे 4 तारीख पास कर गए हैं, थोड़ा तो डिले होगा। उधर पूर्वी भारत के राज्यों विशेषकर बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में गर्मी बढ़ रही है। आने वाले दिनों में पूर्वी भारत के राज्यों में लू का संकट और बढ़ने का अंदेशा है। अभी भी जो हीट वेव है अभी हमारा वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में है और बिहार में है। तो हमारा अनुमान ये है कि आने वाले 5 दिनों में जैसे कंटिन्यू रहेगा, इसके लिए हमने बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। वेस्ट बंगाल के लिए भी आने वाले 5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। बिहार के लिए हमने हीट वेव टू सीवियर हीट वेव। हीट वेव टू सीवियर हीट वेव मीन टेम्परेचर जनरली 4.5 डिग्री से नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं तो हम हीट वेव बोलते हैं। अगर 6.5 डिग्री से ज़्यादा होते हैं तो सीवियर हीट वेव बोलते हैं। हमने उसमें स्पेसिफिकली एडवाइजरी लगा रखी है एज पर द एनडीएमए गाइडलाइंस की पीपल शुड स्टे इनसाइड, वियर लूज क्लॉथ, कंफर्टेबल क्लॉथ्स, और एल्डर्स को प्रिकॉशंस लेना है, धूप में नहीं निकलना। हालांकि इस साल मॉनसून के आने में देरी के बावजूद वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मॉनसून सामान्य ही रहेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।